हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों को जो कि बिलियन चैप्टर से लिया गया है। और आप इसके पहले 10 क्वेश्चन को 10 बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और आज 11वां प्रश्न से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है कि H3PO4 के 1 मोलर विलयन की नॉर्मलता है। यह 0.5 नॉर्मल, 1 नॉर्मल, 2 नॉर्मल और 3 नॉर्मल। तो यहाँ पर H3PO4 के 1 मोलर विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करना है। तो मोलरता दिया है और नॉर्मलता ज्ञात करना है। तो नॉर्मलता और मोलरता में संबंध होता है नॉर्मलता बराबर मोलरता अगुणे संयोजकता होता है। संयोजकता, अब संयोजकता के जगह पे अम्ल होता है तो उसकी क्षारकता होती है, और अगर क्षार होता है तो उसकी अम्लता होती है। तो यहाँ पर H3PO4 दिया है। H3PO4 की संयोजकता निकालेंगे तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, या इसको तोड़ेंगे तो यह 3H प्लस और PO4 ट्रिपल माइनस होता है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, विस्थापित करता है तो इसकी क्षारकता क्या होगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर मोलरता दिया है 0.1, नहीं 1 दिया है, केवल 1 दिया है, और संयोजकता क्या हो जाएगी 3। तो यहाँ पे नॉर्मलता क्या हो जाएगी 3। तो यह ऑप्शन सही होगा, तीसरा। चौथा सही होगा, 3 नॉर्मल आएगा। और यहाँ पर दिया है 5 लीटर 2 मोलर। अगला क्वेश्चन है बरामा। यह 5 लीटर 2 मोलर सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन बनाने के लिए आवश्यक सोडियम हाइड्रॉक्साइड के मोलों की संख्या है। तो यहाँ भी सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे आयतन दिया है 5 लीटर, आयतन दिया है 5 लीटर, ठीक है। 5 लीटर और 2 मोलर दिया है, 2 मोलर, यानी कि मोलरता कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर पूछा है सोडियम हाइड्रॉक्साइड के मोलों की संख्या। यह सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, 2 मोलर सोडियम हाइड्रॉक्साइड है। तो पूछा क्या, मोलों की संख्या। तो मोलरता और मोलों की संख्या में जो संबंध होता है, तो मोलरता बराबर होता है मोलों की संख्या बटे मोलों की संख्या बटे आयतन होता है। मोलों की संख्या बटे आयतन होता है। तो यहाँ पर मोलरता दिया 2, यहाँ पर 2 रख देंगे, बराबर मोलों की संख्या को ज्ञात करना है। मोलों की संख्या और आयतन 5 लीटर में दिया ही है, तो इसको चेंज नहीं करना है क्योंकि लीटर में दिया। तो यहाँ से 13 गुणा हो जाएगा, तो मोलों की संख्या आ जाएगा। मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा 2 गुणे 5 बराबर 10 नॉर्मल, अरे नहीं 10 मोल। तो यहाँ पर यह पहला ऑप्शन सही होगा। फिर दिया है वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा। वाष्प दाब में अवनमन किसमें सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर वाष्प दाब जो होता है, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का जो अवनमन होता है, यह अणुओं या कणों की संख्या, अणुओं या कणों की संख्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि अणुओं की संख्या
या कणों की संख्या बढ़ेगी तो वाष्प दाब का अनुमान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर अणुओं की संख्या यानी कि अब देखेंगे तो यहाँ पे कितने कण होंगे। तो यहाँ पर 0.2 मोलर यूरिया दिया है, 0.1 मोलर ग्लूकोज दिया है, 0.1 मोलर BaCl2 है और 0.1 मोलर MgSO4 है। तो जिसमें आयनों की संख्या अगर अधिक होगी तो वहीं उसका वाष्प दाब का अनुमान उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पर यूरिया या किसी भी जलीय विलयन में यह आयनित नहीं होता है, ग्लूकोज भी आयनित नहीं होगा क्योंकि इन सबों में सहसंयोजकता पाया जाता है। BaCl2 में और MgSO4 में वैद्युत संयोजकता पाया जाता है, तो यह आयनिक होगा बहुत तेज़ी से। तो BaCl2 को अगर तोड़ेंगे, BaCl2 को तोड़ेंगे तो यह बनेगा Ba+2 और 2Cl माइनस, और MgSO4 को तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा Mg+2 और SO4 डबल माइनस। एक आयन इसका है और एक आयन इसका है, लेकिन यहाँ पर एक आयन इसका है और 2 आयन इसका है। तो यहाँ पे 3 आयन बन रहे हैं, यहाँ पर 2 आयन बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कणों की संख्या ज़्यादा है तो वाष्प दाब का अनुमान किसका अधिक होगा, BaCl2 का होगा। तो यहाँ पर BaCl2। फिर कह रहा है किस विलयन का वाष्प दाब सबसे कम होगा। तो किस विलयन का वाष्प दाब सबसे कम होगा, यानी कि वाष्प दाब का अनुमान और वाष्प दाब यह अलग अलग होता है। तो यहाँ पर यह पोटेशियम सल्फेट का सबसे कम होगा। वाष्प दाब जो होता है, किसी भी विलयन का वाष्प दाब जो होता है, वाष्प दाब यानी कि वह ऐसा दाब होता है जो कि वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, बराबर हो जाता है। यानी कि जब किसी जल का वाष्प दाब किसी वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, बराबर हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वाष्प दाब कहलाता है। तो यहाँ पर वाष्प दाब का जो वाष्प दाब या कणों की संख्या की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर कणों की संख्या अगर बढ़ेगी तो वाष्प दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कणों की संख्या इसमें सबसे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर कणों की संख्या ज़्यादा होने के कारण इसका वाष्प दाब क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा। फिर कह रहा है कि निम्न में के जलीय मोलर विलयन में से न्यूनतम हिमांक किसका है। यह 15वां क्वेश्चन है। तो जलीय मोलर विलयन में से न्यूनतम हिमांक किसका होगा। तो न्यूनतम हिमांक यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, यूरिया है, ग्लूकोज है। तो इसमें पोटेशियम सल्फेट का सबसे कम होगा, क्योंकि पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है K2SO4। तो यह टूटेगा तो यहाँ पे 2K+1 बनाएगा और SO4 डबल माइनस बनाएगा, तो 2 पोटेशियम यहाँ बनेगा और एक यह बनेगा। तो 2 आयन इसमें, 1 आयन इसमें, ये कुल मिला के 3 आयन होंगे। तो हिमांक भी क्या होगा, इसका सबसे अधिक न्यूनतम होगा, यानी कि न्यूनतम हिमांक होगा, क्योंकि जो हिमांक होता है, केवल हिमांक जो होता है वह आयनों के यानी कि आयनों की संख्या के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आयनों की संख्या अगर बढ़ेगी तो हिमांक क्या होगा, कम होगा। अगर आयनों की संख्या कम होगी तो हिमांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट का हिमांक सबसे कम होगा। फिर दिया निम्न में से आसुत जल की मोलरता होगी। आसुत जल में से
निम्न में से आसुत जल की मोलारता होगी, तो यह 55.56 होता है। तो यहाँ पर 55.56 यह H2O का जब अणुभार निकालेंगे तो 18 आएगा, तो यह 18 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 लीटर में निकालेंगे तो 1 लीटर में क्या होता है, 1000 होता है, 1000 ml होता है। तो 1000 में अगर 18 का भाग दे देंगे तो यह 55.56 आ जाएगा। 55.56। तो यहाँ पे यह आसुत जल की मोलारता होगी। तो इस तरह से 17वां क्वेश्चन देखेंगे। सोडियम कार्बोनेट के 0.2 मोलर विलयन के 500 ml के लिए वांछित मात्रा है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट की वांछित मात्रा निकालनी है। तो यहाँ पे मोलरता दिया है 0.2 मोलर और विलयन का आयतन दिया है 500 ml और पूछ रहा है सोडियम हाइड्रॉक्साइड का भार सोडियम कार्बोनेट का भार पूछ रहा है। तो यहाँ पर निकालेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, तो मोलरता बराबर होता है, मोलरता बराबर होता है पदार्थ का भार या विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार गुणे आयतन लीटर में। आयतन क्या हो जाएगा लीटर में, तो यहाँ के पदार्थ का भार दिया है, यह 0.2 मोलर है, तो यह 0.2 हो जाएगा। और पदार्थ का भार पूछा ही है सोडियम कार्बोनेट का, तो यहाँ पे Na2CO3 हो जाएगा। तो यह W बटे सोडियम कार्बोनेट का अगर अणुभार निकालेंगे तो यहाँ पे सोडियम का परमाणु भार होता है 23, या 23 गुणे 2 प्लस 12 प्लस 16 गुणे 3 हो जाएगा। तो 23 दूना 46 प्लस 12 प्लस 48 हो जाएगा। तो यह 48 12 60, 46 106 हो जाएगा। तो यह 106 प्लस गुणे आयतन 500 रखेंगे तो 500 ml है, तो इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 500 बटे 1000 ऊपर चला जाएगा। तो यह यहाँ से 5 दूनी 10 दो बार में, और यह कटेगा तो यह आ जाएगा 2 पचे 10 और 2 3 6। फिर यह इसका गुणा हो जाएगा तो W बराबर आ जाएगा 2 3 6, 2 पचे 10, 10.6 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका भार आ जाएगा 10.6। तो यह चौथा ऑप्शन आ जाएगा। किसका परासरण दाब सबसे कम होगा? तो परासरण दाब जो होता है वह अणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि अणुओं की संख्या अगर बढ़ेगी या आयनों की संख्या बढ़ती है तो परासरण दाब भी बढ़ता है। तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड है, लेकिन यहाँ पे कम पूछा है, तो आयनों की संख्या जिसमें कम होगी तो परासरण दाब भी कम होगा। तो पोटेशियम क्लोराइड KCl होता है, KCl को तोड़ेंगे तो 2 आयन बनेंगे, एक K+ और Cl- बनेगा। स्वर्ण विलयन में यह आयनित नहीं होगा। और अब मैग्नीशियम क्लोराइड यह भी टूटेगा तो Mg+2 और 2Cl- बनेगा। एल्युमिनियम सल्फेट, इसका सूत्र होता है Al2SO4 का थ्राइस। तो इसमें 3 2 5 आयन बनेंगे, लेकिन इसमें यह स्वर्ण विलयन आयनित नहीं होगा, तो इसका परासरण दाब सबसे कम होगा। और इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 का। यह राउल्ट का नियम संबंधित है
क्वथनांक से, हिमांक से, वाष्प दाब से और एक परासरण दाब से था। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया है, क्वथनांक से, हिमांक से, वाष्प दाब से। तो यह वाष्प दाब से ही होगा, क्योंकि वो वाष्प दाब का जो अनुमान होता है वह विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। राउल्ट का जो नियम होता है कि वाष्प दाब का अनुमान विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पर वाष्प दाब से होगा, राउल्ट का नियम संबंधित। फिर 20वां क्वेश्चन है, किसका परासरण दाब सर्वाधिक होगा? किसका परासरण दाब सर्वाधिक होगा? तो यहाँ पर 1 मोलर NaCl है, 1 मोलर BaCl2 है, मोलरता सबकी समान है। तो इसमें आयनों की संख्या देखेंगे, जिसमें आयनों की संख्या अधिक होगी उसका परासरण दाब सबसे अधिक होगा। तो परासरण दाब सबसे अधिक इसका होगा, क्योंकि NaCl में 2 आयन बनेंगे, Na+ और Cl-, इसमें 3 आयन बनेंगे, Ba+2 और Cl2 2Cl-, तो 3 आयन बनेंगे। यहाँ पे NH4 3NH4 बनेगा प्लस, और PO3 माइनस बनेगा, -3 बनेगा। तो यहाँ पर 3 1 4 आयन बनेंगे। इसमें सोडियम सल्फेट में 2 1 3 आयन बनेंगे। तो सबसे ज़्यादा इसका परासरण दाब होगा, क्योंकि इसमें आयनों की संख्या अधिक होगी। यह टूटेगा तो यह 3NH4 प्लस और PO4 ट्रिपल माइनस बनेगा। तो 3 या 1 यहाँ पर 3 1 4 आयन बनेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपराश्रयी हैं? किन विलयनों के युग्म समपराश्रयी हैं? तो यहाँ पर 0.1 मोलर सबका दिया है, 0.12 इस तरह से मोलरता दिया है। अब देखेंगे कि कौन किसमें आए। यहाँ पे समपराश्रयी है, तो यानी कि परासरण दाब जिसका समान होता है, यानी कि जिन 2 विलयनों का परासरण दाब समान होता है से समपराश्रयी विलयन कहते हैं। तो परासरण दाब किस पर निर्भर करता है? आयनों की संख्या पर। तो इसमें जब आयनों की संख्या बराबर होगी तो परासरण दाब उसका बराबर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो NaCl में 2 आयन बनेंगे, यहाँ पे 3 आयन बनेंगे। तो यह नहीं हो सकता। यूरिया आयनित नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर यह आयनित होगा तो 2 आयन यहाँ पे बनेंगे। तो यह भी विषम है। यहाँ पर यह नहीं आयनित होगा और यह आयनित होगा तो 3 आयन बनाएंगे। तो यह भी क्या होगा, समान नहीं है। लेकिन इसमें देखेंगे तो यह Ca+2 बनाएगा, 2NO3। तो यहाँ पे 3 आयन बनेंगे और यहाँ पे भी 3 आयन बनेंगे। तो इसलिए इसका परासरण दाब या समपराश्रयी होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक परासरण दाब निम्न में के 10% जलीय विलयन का परासरण दाब है। विलयन का है तो परासरण दाब पूछा और 10% जलीय विलयन है, यानी कि इन सबों का 10% जलीय विलयन है और परासरण दाब पूछा है। देखिए जो परीक्षा में है, परीक्षा में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बना देता है और रहता वही चीज़ है, बस परासरण दाब आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ पे 10% दे दिया है, तो यह बस फंसाने वाली बात है, यानी कि वो क्वेश्चन को घुमा दे रहा है। लेकिन बस जिसमें आयनों की संख्या अगर अधिक होगी तो परासरण दाब अधिक होगा, अगर आयनों की संख्या कम होगी तो परासरण दाब कम होगा। इसको याद रखना पड़ेगा, बस नियम याद रहे तो वह क्वेश्चन सॉल्व भी होना ही है। और जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है तुरंत आपके पास पहुंचता रहे। और जितना आप लोगों का फ़ायदा हम कर रहे हैं तो कम से कम हमारा भी सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो। और फिर यहाँ पर है अगला क्वेश्चन है किसका पराश्रय। तो यहाँ पर इसको पहले सॉल्व करेंगे, यह सॉल्व नहीं हुआ। तो यहाँ पे पराश्रय पूछा है, तो पराश्रय देखिए ग्लूकोज आयनित नहीं होगा, यूरिया नहीं आयनित होगा, सुक्रोज आयनित नहीं होगा, पोटेशियम सल्फेट आयनित होगा। तो इसमें आयनों की संख्या भी, इसका सूत्र होता है K2SO4। तो इसमें 3 आयन बनेंगे, तो इसका पराश्रय सबसे अधिक होगा। और यहाँ पे 23वां जो है कि किसका पराश्रय सबसे अधिक होगा। अब देखिए इसमें प्रतिशत कुछ नहीं दिया, तो बस सीधे पूछा कि पराश्रय सबसे अधिक होगा। तो पराश्रय के लिए मैं बताया हूँ भी कि जिसमें आयनों की संख्या अधिक होगी। तो यहाँ पे KCl ये अमोनियम फास्फेट है और BaCl2 है 6,6। तो यह आयनित नहीं होगा, यह आयनित होगा तो 2 आयन बनाएंगे, इसमें 4 आयन बनाएंगे, 3 आयन इसका, 1 आयन इसका, 4 आयन। तो इसका पराश्रय अधिक होगा क्योंकि इसमें 3 आयन बनेंगे, तो इसका पराश्रय सबसे अधिक होगा। इस तरह से जो विलयन वाला चैप्टर है उसमें से जो भी बहुविकल्पी क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में पूछा है, यह सब क्वेश्चन हर साल किसी न किसी साल पूछा हुआ, तो इसलिए यह बहुत ज़रूरी भी है। और इस वीडियो को बार बार देख के अपना क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में 100% इसमें से 1-2 सवाल आना ही आना है। तो इस तरह से यह चैप्टर भी ख़त्म हो गया बहुविकल्पी प्रश्न का, जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछा भी है। और जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने आसपास के बच्चों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू, धन्यवाद।